कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके 19 जनवरी 2000 आपकी जो 25 को एनएमएमएस का पेपर होने वाला है, उसमें आपके 180 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका 180 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिसमें आपके मेट के और सेट के 90 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपकी जो 90 प्रश्न आएंगे सेट के, वो उसमें अपन सोल्व करेंगे 19 जनवरी के पेपर के लिए। आज ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा मिलेगा और आपके जो पेपर है उसमें 90 में से आप जो आराम से जो 70 प्लस प्रश्न आप इस वीडियो के माध्यम से आसानी से हल कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके जो प्रश्न और ज़्यादा हल होंगे और सही होंगे। और इसके लिए आप जो ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं। मैंने आपके लिए ऐप के ऊपर टेस्ट भी बना रखा है। ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ। एनएमएमएस परीक्षा के पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इस व्हाट्सअप ग्रुप में। उस व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। और जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है ऐप के ऊपर, तो आप ऐप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना और एक टेस्ट को आप कई बार दे सकते हैं। टेस्ट को तब तक देते रहना है जब तक कि आपके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाए। 49 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है वो आपके बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करवाएंगे इसमें, और बोर्ड परीक्षा में आपको जो इसमें मेरिट में आएंगे तो आपको टैबलेट भी मिलेगा। और इसके अलावा इसमें आपके जो ये पेपर हो रहा है एनएमएमएस का 19 जनवरी का, तो उसमें अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपको 48,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। और टेस्ट सीरीज में अगर आप जो टॉप 3 में आते हैं ऐप के अंदर, जो टॉप 3 बच्चे होंगे, उन टॉप 3 बच्चों को 1100 की जो पुरस्कार राशि वो अपने ऐप की तरफ से आपको मिलने वाली है। तो जो बच्चे ऐप पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हैं उनको अच्छे से तैयारी करनी, और जिन्होंने नहीं कर रखी उनके लिए फ्री टेस्ट भी दे रखे हैं कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज में। तो आप जो फ्री टेस्ट में जाकर जो अपनी तैयारी कर सकते हैं, कई सारे टेस्ट आपके लिए वहाँ पे फ्री उपलब्ध हैं। आइए इस वीडियो में आपके जो सेट का पेपर आएगा उसमें 90 प्रश्न किस प्रकार के आपके आने वाले हैं उनको इस वीडियो में सोल्व करते हैं, ताकि आपका जो 19 जनवरी का पेपर होगा वो बहुत ही शानदार होगा और हूबहू आपके प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं सामाजिक के। तो सामाजिक के आपके इसमें आपके 35 प्रश्न आएंगे सामाजिक के, और सबसे पहले आपको सामाजिक के और विज्ञान के ही प्रश्न सोल्व करने हैं। 35 प्रश्न आपके सामाजिक विज्ञान के आएंगे, टोटल ये 70 नंबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बार में देखते ही जो उत्तर आपको आ रहा है वो प्रश्न आपको सबसे पहले करना है। तो ये आपके सामाजिक में और विज्ञान में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 20 प्रश्न आपके गणित के आएंगे, तो आपको गणित के प्रश्न बाद में सोल्व करने, क्योंकि वहाँ पर आपको जो समय देना पड़ेगा। तो आप जो साइंस के और सोशल साइंस के प्रश्न पहले हल करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है इसको क्या कहते हैं, तो वह एक क्षेत्र होता है जहाँ पर जो जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसको अपन क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। अगर ये विधानसभा है तो इसको अपन विधानसभा क्षेत्र कहेंगे, और विधानसभा के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं इनको विधायक कहते हैं, उनको एमएलए कहा जाता है। ये आपको याद कर लेना है। राजस्थान में कितने एमएलए, तो राजस्थान में 200 एमएलए। राजस्थान में कितने एमएलए, 200 एमएलए हैं। और यही निर्वाचन क्षेत्र अगर लोकसभा का है तो लोकसभा में आपके जो राजस्थान के 25 सांसद आपके चुन के जाते हैं, उनको सांसद कहा जाता है। तो लोकसभा में अपने राजस्थान में 25 सांसद होते हैं, और ये इनका जो सदस्य होता है लोकसभा का सदस्य, उसको सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सांसद। एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो ये आपको याद कर लेना है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लोकसभा का भी कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन राज्यसभा का जो कार्यकाल है वहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये आपको निर्वाचन क्षेत्र का याद कर लेना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा है जो स्वास्थ्य सेवाओं में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो आपके हेल्थ सर्विस में शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र यानी कि आपके हॉस्पिटल अस्पताल वो तो शामिल है। इसके अलावा लेबोरेटरी टेस्ट के लिए वो भी हैं, और एम्बुलेंस की सुविधा भी है, लेकिन रोजगार की सुविधा देना सबको ये स्वास्थ्य सेवा में शामिल नहीं। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, रोजगार की सुविधा वाला उत्तर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके, राजस्थान के किस शहर को वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है। तो वस्त्र नगरी किसको कहते हैं, राजस्थान की वस्त्र नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर जो कहा जाता है, वस्त्र नगरी जो कहा जाता है, वो भीलवाड़ा को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान की जो मैनचेस्टर वो भिवाड़ी को कहते हैं, और ये आपके जो भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है। भीलवाड़ा में ही एक आपके सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन, वो आपको याद कर लेना है। हुरडा सम्मेलन जो कि 17 जुलाई 1734 को होता है। हुरडा भीलवाड़ा में पड़ता है, इसमें आपके 17 जुलाई 1734 को ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये भीलवाड़ा से संबंधित याद करें। इसके अलावा अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, और जयपुर राजस्थान की राजधानी, इसको पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। अलवर राजस्थान का जो पूर्वी सिंह द्वार के रूप में इसको जाना जाता है, और राजस्थान की जो जिलों की नगरी वो उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय शासन व्यवस्था में जो शासन है उसमें कितने स्तर हैं। तो भारतीय शासन व्यवस्था में जो शासन के स्तर है वो 3 स्तर है। कितने स्तर हैं, 3 स्तर इसके। तो इसका उत्तर अपने को 3 करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, लिंग भेद का अर्थ क्या है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद जो होता है वो महिला और पुरुषों में भेद करना है। तो वे मेन और वुमेन में आपको जो डिस्क्रिमिनेट करना वो आपके क्या होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, एक कि लिंग भेद कहलाता है। या फिर नर और मादा में भेद करना, ये लिंग भेद के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। तो रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, टेलीविज़न भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, इंटरनेट भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, अखबार ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आता है। अखबार जो है वो प्रिंट मीडिया का उदाहरण है, तो अखबार का जो नाम है वो प्रिंट मीडिया में लिखेंगे। बाकी ये तीनों जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे, इंटरनेट, टेलीविज़न और रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फुटकर व्यापारी कहलाता है। तो वह व्यापारी जो अंतिम व्यापारी होते हैं, जो अंततः वस्तुओं को उपभोक्ता को बेचता है। तो जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचने वाला व्यापारी होता है उसको फुटकर व्यापारी कहते हैं। रिटेल ट्रेडर के रूप में इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर गंगा नदी के तट पे स्थित नहीं है। तो प्रयागराज है, वाराणसी भी है, लखनऊ भी है, लेकिन जयपुर जो है वो गंगा नदी के तट पे नहीं है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। बाकी तीनों ही जो शहर हैं वो आपकी यूपी में है और ये गंगा नदी के तट पे स्थित है। तमिलनाडु का जो ईरोड बाज़ार है वो किसके लिए शहर है, वो किसके लिए फेमस है, किस बाज़ार के लिए प्रसिद्ध है। तो तमिलनाडु का जो ईरोड शहर है वो कपड़ा बाज़ार, क्लॉथ मार्केट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किस शासक को युद्ध में हराया था। तो इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1191 में होता है और इस 1191 के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने इस मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है वो 1192 में होता है, एक साल के बाद में तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 में। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी मित्र था उसका जो नाम था चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था, चंद्रबरदाई। इनकी किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इन्होंने अग्निकुंड का जो सिद्धांत दिया था चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में। तो पृथ्वीराज रासो किताब की जो रचनाकार है वो चंद्रबरदाई है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। मोहम्मद गजनवी ये जो है वो इसने जो सारनाथ के मंदिर पे जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है उस सोमनाथ मंदिर के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया था और उसको लूटा था। तो ये मोहम्मद गजनवी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी ने और मालदेव के बीच में मारवाड़ के जो शासक हुए मालदेव, इनके बीच में एक गिरी सुमेल का युद्ध होता है 1544 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित है आपके पाल और बंगाल का। तो पाल जो शासक थे वो कहाँ पे थे, वो बंगाल में थे। नेक्स्ट है फिर आपकी कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है। तो कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहते हैं, तो इसका उत्तर खराज हो जाएगा। टैक्स है एक प्रकार का जो कि एग्रीकल्चर पे लगता है, इसको खराज कहते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि रानी दुर्गा कुमारी जो है राजकुमारी है, रानी नहीं, राजकुमारी दुर्गावती किस राजवंश की राजकुमारी थी। तो ये जो महोबा के जो चंदेल वंश के शासक थे इनकी यहाँ की राजकुमारी थी। बात कर लेते हैं कृष्णा कुमारी की। तो कृष्णा कुमारी जो है वो कृष्णा कुमारी मेवाड़ की थी, कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। और एक अजमेर के जो राठौड़ थे उनकी पुत्री थी, जिनका जो विवाह जो मेवाड़ के राज सिंह के साथ में होता है। नेक्स्ट है अलवार संत किस लोक देवता के उपासक थे। तो अलवार संत जो हैं वो विष्णु जी को पूजते थे, इनके उपासक थे। जबकि शिव के कौन थे, तो ये शिव थे, शिव जो है वो शिव के उपासक थे। नेक्स्ट, मीराबाई का विवाह किस राजघराने में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेवाड़ का सिसोदिया जो राजघराना है इसमें मीराबाई का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, अच्छा मीराबाई का विवाह हुआ किसके साथ में। तो मेवाड़ की जो महाराणा है सांगा, उनके पुत्र भोजराज के साथ में जो मीराबाई का विवाह होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ का नाम बताना है। तो सिख धर्म जो है उसका जो पवित्र ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। तो गुरु ग्रंथ साहिब है। और रामायण जो है वो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। और कुरान जो है वो मुस्लिम समुदाय का जो प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा, ये मुस्लिम समुदाय के। और बाइबिल जो है वो ईसाई समुदाय का ये ग्रंथ है। तो ये ईसाई धर्म का है, ईसाई इकाई नहीं ईसाई, तो ईसाई धर्म का बाइबिल है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है अपने सिख धर्म का है। और कुरान जो है वो मुस्लिम धर्म का है। और ये जो रामायण है वो हिंदू धर्म की पवित्र किताब है।
अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि राधा कृष्ण के पौराणिक घटनाओं को जो लोक नाट्य में प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रासलीला कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको रासलीला कहते हैं। रामलीला राम और सीता के जो जीवन पर आधारित एक ये है, तो रामलीला उनके जीवन पर आधारित नाट्य रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा जल मंडल में शामिल नहीं? तो जल मंडल में नदी तो है, समुद्र भी है और महासागर भी है, लेकिन मैदान जो है वो जल मंडल में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो अपर मोस्ट सरफेस होती है अर्थ की, उसको क्रस्ट कहते हैं। इसको जो प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्या कहेंगे? इसको प्रॉपर्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहाँ से जो भूकंप आरंभ होता है इसको क्या कहते हैं? तो उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, उसको ओरिजिन फोकस कहते हैं। तो उद्गम केंद्र इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। उद्गम केंद्र, जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उसको उद्गम केंद्र या ओरिजिन फोकस कहा जाता है इसको। अच्छा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? कमेंट करके बताना। देखिए भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पृथ्वी की वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? ये जो क्षोभ मंडल जो परत है उसमें आपके मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न फिर आपके, गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः कहाँ पे उत्पन्न होती हैं? तो ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। इसका उत्तर क्या करेंगे? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो ये इसका उत्तर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखीय प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य रेखीय जो प्रदेश है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, टुकन पक्षी कहाँ पे पाया जाता है? तो टुकन पक्षी जो है वो अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। अमेजन के जंगलों को जो यहाँ पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, इनको लंग्स कहते हैं। अमेजन के जंगलों को अर्थ के लंग्स कहते हैं, ये पृथ्वी के फेफड़े इनको कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान ये अफ्रीका महाद्वीप में है, जो सबसे विश्व का सबसे महान मरुस्थल है ये। और भारत में कौन सा है? तो भारत में थार का मरुस्थल। नेक्स्ट आपके, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उसको अपन जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका उत्तर नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इसका उत्तर रहेगा। और ये जनसंख्या डेंसिटी जो होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो राजस्थान का जो जनघनत्व है पूरे राजस्थान का, वो 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये एवरेज राजस्थान का है। सबसे ज़्यादा है आपके जयपुर का जो जनघनत्व है वो सबसे ज़्यादा है, जयपुर का सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जैसलमेर का है। जैसलमेर का कितना है? जैसलमेर का जो है वो याद कर लेना, जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जैसलमेर इतना बड़ा है और लोग वहाँ पे कम रहते हैं, इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, 17 व्यक्ति हैं, जबकि जयपुर का 595 है। ये जयपुर का सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अपना 26वां, एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले जो गेंडे पाए जाते हैं वो असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, उस असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो असम कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसके मैदान में स्थित है ये। असम का जो काजीरंगा है वो ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित है, इसका उत्तर करेंगे ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके ये कि बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो बंगाल टाइगर भी बंगाल में ही मिलते हैं, और ये रॉयल टाइगर है ये डेल्टा क्षेत्र में मिलते हैं। सुंदरवन के जो डेल्टा वगैरह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर ये देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके, गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था 2013-14 में। ये मेरे को कंफर्म याद नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये नमामि गंगे, लेकिन शुरू कब किया गया था? ये मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो कमेंट करके बताना नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जबकि बात कर लेते हैं इसमें थार का रेगिस्तान, तो थार का रेगिस्तान किस महाद्वीप में आता है? ये एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके 30वां प्रश्न ये है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके द्रास जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। लद्दाख एक ठंडा प्रदेश है जहाँ पर जो बहुत ही, ये भी एक प्रकार का ठंडा रेगिस्तान है। विश्व में ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये आपके लद्दाख वाला है, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। तो ये आपके 30 प्रश्न तो बता दिए आपको एसएसटी के। अब आपके जो बाकी के जो 30 प्रश्न हैं वो आपके सामाजिक के, और फिर आपके 30 प्रश्न गणित के हल करेंगे आगे।
जिन बच्चों ने ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज ले रखी है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ वापस आपको ऐप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने, टेस्ट तब तक देते रहना ही जब तक कि आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ जाए। और आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। साथ ही मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069, उस पर भी मैसेज करके बता सकते हो। और व्हाट्सअप के ऊपर आपके जो ग्रुप बना रखा मैंने NMMS का जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना। आपके स्पेशल आपके 19 जनवरी के पेपर के लिए बनाया मैंने, ताकि आप जो उसमें अच्छी तैयारी कर पाए। तो यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, वो आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। बीजों को बड़े पैमाने पर पीड़कों से सुरक्षित कहाँ पर किया जाता है? तो एक तो साइलों में करते हैं और एक आपके वेयर हाउस में यानी कि भंडार गृह में करते हैं। तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है? तो सिंचाई की जो आधुनिक विधि मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन वो आपके ड्रिप तंत्र है। ड्रिप तंत्र के अलावा आपका जो फव्वारा पद्धति है, फव्वारा पद्धति भी आपके जो ये मॉडर्न इरिगेशन का ही एक उदाहरण है। ये जल संरक्षण की विधियाँ हैं, पानी को बचाने की एक विधियाँ। बाकी डेकुली है, चेन पंप है, मोट है, ये सभी आपके चड़स, ये पारंपरिक जो सिंचाई की विधियाँ हैं। राइजोबियम जो बैक्टीरिया वो कहाँ पाया जाता है? तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जो लेग्यूमिनेस प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होते हैं उनमें ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, कहाँ कहाँ मिलेंगे फलीदार, जैसे एक तो चना में, चना की जड़ों में मिलेंगे, चना, मटर, इसके अलावा सोयाबीन, इन फसलों में, इन जो दालें जितने भी हैं उन दालों के जो जड़ें होती है वो फलीदार, ये गांठेदार होती हैं, इसमें ये जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम जीवाणु। एक जीवाणु आपको याद कर लेना है, लैक्टोबैसिलस। तो ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है कमेंट करके बताना। देखिए लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो क्या कार्य करता है? तो लैक्टोबैसिलस का जो नाम है वो उसका कार्य आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट फिर आपके एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंथ्रेक्स नामक जो जीवाणु है, बैक्टीरियम एंथ्रेक्स, ये डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। रॉबर्ट कोच ने जो एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? तो इन्होंने जो पेनिसिलिन की खोज की थी, ये प्रथम आपका जो एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और ये जो एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक का जो टीका बनाया था, वैक्सीन बनाई थी चेचक का टीका, वो टीका इसी एडवर्ड जेनर के नाम पे इन्होंने ये जो खोज की थी। फिर बात कर लेते हैं लुई पास्चर, इन्होंने जो पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया था, जो दूध आता है वो दूध लंबे समय तक खराब नहीं हो तो उसको पाश्चुरीकृत करके रखा जाता है। अच्छा, उसमें दूध को कितने डिग्री तक गर्म करते हैं? पाश्चुरीकरण करने के लिए दूध को कितने टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, कमेंट करके आपको बताना है। फिर आपके प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले कोई 2 रोग के नाम बताना है। तो एक तो मलेरिया, एक आपके पेचिस है, ठीक है। तो अतिसार भी लिखते हैं इसमें, अतिसार और ये मलेरिया, ये दोनों आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग है। मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफ्लिज मच्छर होता है, मादा एनाफ्लिज जो मच्छर होता है, मादा एनाफ्लिज मच्छर इसके कारण फैलता है। और मादा एनाफ्लिज मच्छर के नियंत्रण करने के लिए, मलेरिया के नियंत्रण करने के लिए जिस मछली का पालन किया जाता है उस मछली का नाम है गेम्बूसिया मछली। तो उस गेम्बूसिया मछली का नाम आपको याद करना, जो कि मच्छर को खाने का कार्य करती है। बिटुमेन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? बिटुमेन जो एक प्रकार का पेट्रोलियम उत्पाद होता है और इसका निर्माण है जो सड़क के निर्माण में और पेंट निर्माण में किया जाता है। और शुष्क धुलाई में ये पेट्रोल का उपयोग करते हैं। बाकी घरों में ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग किया जाता है, एलपीजी का। और वाहनों में कम प्रदूषक वाला ईंधन कौन सा है? तो वो आपका सीएनजी है। एलपीजी का पूरा नाम बताना कमेंट करके, और सीएनजी का भी आपको पूरा नाम कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है काला सोना किसको कहते हैं? तो काला सोना जो कहा जाता है वो पेट्रोलियम को कहा जाता है, काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं। ये द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम होता है। और कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, कोयला 4 प्रकार का होता है। और ये कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप होता है वो कोक होता है, कार्बन का जो सब शुद्ध रूप होता है वो कोक होता है, याद कर लेना। और पेट्रोल जो होता है वो शुष्क धुलाई में वाहनों में ईंधन के रूप में काम लेते हैं। भारी वाहनों में, जो भारी वाहन होते हैं उनमें ईंधन के रूप में डीजल को काम में लिया जाता है। आजकल जो पहले कोल तार को काम में लेते हैं, कोल तार को, ये एक अप्रिय काला गाढ़ा द्रव होता था, इसकी जगह पे आजकल क्या काम में लेते हैं? ये जो बिटुमिन है वो काम में लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि सफ़ेद सोना किसको कहते हैं? तो सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, याद कर लेना, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। तो इसका उत्तर सफ़ेद सोना कपास करेंगे। बात कर लेते हैं हरा सोना किसको कहते हैं? तो हरा सोना जो कहा जाता है, हरा सोना, ग्रीन गोल्ड जो कहा जाता है, एक तो चाय टी को कहते हैं, चाय को, और एक आपके जो बांस होता है, बांस को भी हरा सोना ही कहा जाता है। फिर आपको सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? तो सुनहरा रेशा जो कहा जाता है, आप सभी को पता है, सुनहरा रेशा जो जूट होता है, पटसन होता है, सुनहरा रेशा उसको कहते हैं, गोल्डन फाइबर के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे याद कर लेना। पीला सोना किसको कहते हैं?
तो पीला सोना जो कहा जाता है वो सरसों को कहा जाता है, सरसों को पीला सोना कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में जलने लगता है, कारण क्या है? तो फास्फोरस जो होता है वो कमरे के ताप पर जलने लगता है और ये स्वतः दहन के कारण होता है। ठीक है, ये स्वतः दहन के कारण होता है, वो खुद अपने आप ही जलने लगता है। इसलिए इसको किस में डुबो के रखते हैं? इसलिए इसको पानी में डुबो के रखा जाता है। इसको पानी में डुबो के रखते हैं और ये माचिस की जो सतह होती है, माचिस होती है, उसके आगे लगा होता है फास्फोरस, लाल फास्फोरस ये लगा होता है। जबकि एक होता है केरोसिन। तो केरोसिन में किसको रखते हैं? केरोसिन या इसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं। केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व होने के कारण इसको जो Na से लिखते हैं और इसको अपन कहाँ पे रखते हैं? केरोसिन में, मिट्टी के तेल में रखते हैं। और ये एक मुलायम धातु भी है, मुलायम तत्व भी है, तो इसको चाकू से काट सकते हैं। तो Na जो है आपकी एक मुलायम तत्व है जिसको अपन चाकू से काट सकते हैं। तो चाकू से कौन कौन से काट सकते हैं? तो Na का नाम याद करना, एक K का नाम याद करना, एक Li का, लिथियम का याद कर लेना। ये आपके सोडियम और पोटेशियम ये आपके चाकू से काट सकते हैं। लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। ये सबसे हल्की धातु होती है। फिर बात कर लेते हैं कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है द्रव अवस्था में, वो होती है आपके पारा। ये तो पारा तो होती है आपकी धातु। और अधातु की बात करें तो ब्रोमीन का नाम आपको याद कर लेना था। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु की बात करें तो फिर आपका पारा हो जाएगा। इसको मरकरी Hg से लिखा जाता है, इसको मरकरी कहते हैं। इसका उपयोग तापमापी में किया जाता है। और तापमापी से मेरे को याद आया कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। विश्व उष्णन का प्रमुख कारण क्या है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका प्रमुख कारण है CO2 बढ़ रहा है। तो एक्सेस हो रहा है आपके CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ता जा रहा है इसके कारण है जो ये ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है। इसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक तो तापमान में वृद्धि हो रही है, एक तो आपकी जो ताप है वो बढ़ता जा रहा है, तो एक तो तापमान में वृद्धि हो रही है, एक आपके बर्फ़ पिघल रहा है, बर्फ़ पिघलता जा रहा है। तो बर्फ़ पिघलने के कारण जो समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो समुद्र तल का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। और बर्फ़ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा आपको याद करना मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का जलना आपके रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन साथ में होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से याद आया, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये वायुमंडल में इसका कितना परसेंट है? तो 0.03% है। पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो ये CO2 गैस ही काम में लेते हैं और फिर इसके परिणाम स्वरूप अपने को ऑक्सीजन देते हैं, O2 गैस छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद कर लेनी है। फिर बात कर लेते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो 78% है, याद कर लेना 78%, जो कि सर्वाधिक है। ऑक्सीजन कितना परसेंट होती है? तो वो 21% होती है, जिसको अपन प्राणवायु कहते हैं। और पेड़ पौधों के द्वारा ये छोड़ी जाती है और मनुष्य सभी सजीवों के द्वारा ये ली जाती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड से याद आया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने में काम आते हैं। तो आग बुझाने के लिए ये काम आती है क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से भारी होती है, इस कारण से ये आग बुझाने में काम ली जाती है। और पेट्रोल से लगी आग जो होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से ही बुझाया जाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो उसको वनस्पति जात कहा जाता है। पेड़ पौधे तो वनस्पति जात है और यहाँ पे जीव जंतु होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? जीव जंतु होता है, तो फिर अपन इसका प्राणी जात कर देते हैं, एनिमल स्पीसीज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे पेड़ पौधे, प्लांट है तो प्लांट वाला कर लेंगे, और एनिमल हो गए तो फिर आपका यहाँ पे एनिमल नाम होगा तो इसको अपन एनिमल स्पीसीज, प्राणी जात कर देंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर आपके रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक में जो संकटात्मक स्पीसीज है इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसको IUCN जारी करता है, IUCN इसको जारी करता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर जो इसका पूरा नाम है वो इसको जारी करता है। इसमें रेड डाटा बुक को अपन लाल आंकड़ों की किताब भी कहते हैं। इसमें जितने भी संकट उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं उनका इसमें रिकॉर्ड रखा होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा गोडावन का, गोडावन भी संकट उत्पन्न होने वाली स्पीसीज है। तो गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है, गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी है। ये सोरसेन, बारा में और अपने जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। फिर बात कर लेते हैं एक विलुप्त जानवरों की। तो विलुप्त जानवर कौन से हैं? विलुप्त जानवर जैसे नाम सुना होगा आपने डायनासोर का। तो डायनासोर जो है आपके विलुप्त जानवर का उदाहरण है। निषेचन के पश्चात किसका निर्माण होता है? तो निषेचन के पश्चात जो निर्माण होता है वो युग्मनज का निर्माण होता है। अंडाणु और शुक्राणु का जो सलयन होता है, अंडाणु और शुक्राणु का जो सलयन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अंडाणु प्लस शुक्राणु का जो सलयन होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको निषेचन कहा जाता है। और निषेचन की जो पश्चात बनता है वो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, और उसके बाद में भ्रूण, और फिर इसके बाद में नवजात शिशु का निर्माण होता है। फिर आपके जो अंडाणु होता है ये आपके जो मादा में होता है और शुक्राणु जो है वो नर में होता है। इसके अलावा जो
परक्तनली शिशु होती है उसमें आप IVF काम में लेते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजर्स। तो यह इसमें आपको IVF याद रखना, ये बाह्य निषेचन के रूप में इसको काम में लेते हैं, कृत्रिम निषेचन का एक प्रकार है ये। अगला प्रश्न फिर आपके ये, एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है और इसका ऊपर 125 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस पर लगने वाले दाब का मान बताना है। तो दाब का सूत्र क्या होता है, तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ये दाब का क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसका अंग्रेजी में क्या फॉर्मूला होता है, P = F/A, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको दाब बताना है, तो बल कितना लग रहा है 125 न्यूटन, तो ऊपर तो आ जाएगा आपका 125 न्यूटन और नीचे आ जाएगा ये 25 वर्ग मीटर। तो 125 और ये 25 5 बार कट जाएंगे, तो इसका उत्तर आएगा आपके 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को और क्या कहते हैं, तो इसको अपन पास्कल भी कहते हैं। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो एक और आपको याद कर लेना है, जैसे इसका प्रेशर जो होता है वो F/A होता है। अगर एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, बढ़ जाएगा एरिया, तो फिर आपका दाब कम लगेगा, दाब कम लगेगा, और एरिया अगर कम होगा तो फिर आपके दाब ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट फिर आपके क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक, ये दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल, नेट बल आपके विपरीत दिशा में बल बराबर लग रहा है, तो उस पर नेट बल कितना होगा। दो अलग अलग दिशाओं में जो बल लगता है वो नेट बल जो होता है वो उनके अंतर के बराबर आता है। तो इसका अंतर दोनों में बराबर लग रहा है, जैसे इधर मान लो 4 न्यूटन का लग रहा है तो इधर भी 4 न्यूटन का लग रहा है, और दोनों बराबर विपरीत अलग अलग दिशा में लग रहा है। तो इसका अंतर कितना आएगा, 4 - 4 बराबर 0 आएगा। तो इसका उत्तर कितना करेंगे, 0 करेंगे। मान लो इधर इसका 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस पर परिणामी जो नेट बल होगा वो कितना होगा, 5 - 4 करेंगे तो आपके 1 न्यूटन बल है जो इसमें आपके इसमें लग रहा होगा। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर खेलते समय इसमें जो महीन पाउडर छिड़कते हैं, क्यों छिड़कते हैं, उस पर जो कैरम बोर्ड पे जो पाउडर छिड़का जाता है उसका कारण क्या है, तो वो घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए ये वाला काम किया जाता है। और क्या करते हैं, तो अपन साइकिल के ऊपर जो ऑयलिंग करते हैं, अपने बेयरिंग जो लगा देते हैं, बेयरिंग जो होता है वो भी आपके घर्षण को कम करने का कार्य करता है। पहिया जो होता है, पहिया भी घर्षण को कम करने का कार्य करता है। इसके अलावा जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे, उनमें ऑयलिंग की जाती है, ग्रीस लगाया जाता है, तो वो भी घर्षण को कम करने के लिए ही लगाया जाता है। घर्षण बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो देखो जो खुरदरा बना देते हैं, किसी भी पृष्ठ को खुरदरा बना देते हैं। जैसे एक तो फर्श पे चल रहे हैं और एक रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चलना आसान होगा क्योंकि वो घर्षण बढ़ जाता है, उसके कारण अपन आसानी से चल पाते हैं, और घर्षण के कारण ही अपन चल पा रहे हैं, घर्षण के कारण ही अपन जो इसमें मैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिख पा रहा हूँ, और आप भी जो अपने OMR शीट में गोले भर पाएंगे वो घर्षण के कारण ही भर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप रफ कार्य करेंगे उस पेपर में, तो वो भी घर्षण के कारण ही करेंगे। और आप पेन चला रहे हैं अपनी कॉपी के ऊपर या OMR शीट के ऊपर, तो वो भी घर्षण के कारण ही संभव हो पा रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। वाहनों के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था ऊपर, तो वाहनों के टायर और अपने टायर का मतलब अपने जूते की जो देखना नीचे की तली होती है, जूते की तली, वो नीचे की जो खांचेदार बनाई जाती हैं। तो वाहनों के टायर और अपने टायर, दोनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खुरदरे या फिर खांचेदार बनाए जाते हैं, है ना। दोनों टायर याद कर लेना, अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा। विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव पर युक्ति कौन सी है, तो विद्युत धारा की जो थर्मल इफेक्ट पर आधारित युक्ति है उसका नाम आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो थर्मल प्रभाव क्या होता है, थर्मल इफेक्ट क्या होता है, मान लो किसी तार में जो आप विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, तो ये तार जो गर्म हो जाएगा, तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और या फिर इसको तप्त कहते हैं, हीट मिलने पर ये जिसको तप्त कर देगा, लाल कर देगा इसको, तो ये फिर जो प्रभाव होता है उसको थर्मल इफेक्ट कहते हैं। इस पर आधारित कई सारी युक्तियाँ हैं, जैसे आपके हीटर जो है वो आपकी इसी पर आधारित हैं, प्रेस जो है, स्त्री, विद्युत स्त्री, ये भी आपकी इसी पर आधारित है, बल्ब हैं ये भी इसी पर आधारित हैं। आपने देखा होगा एक जो सर्दी में जो पानी गर्म करने की रॉड होती है वो भी इसी पर आधारित होती है। तो ये सारी इलेक्ट्रिक चूल्हा है, ये सभी इसी पर आधारित होने वाले युक्तियाँ हैं। तो विद्युत केतली भी आपकी थर्मल इफेक्ट पर ही आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। देखो ऊ से उत्तल का उल्टा याद कर लेना, और जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है, बस ये याद कर लेना। लेंस है तो उत्तल लेंस में ये उल है ना, उल ऐसे इसी में आपको दिख रहा है, उल्टा में भी इसका जो आपको दिखाई देगा
तो जो उल्टा लिखा हुआ है, इसी उल्टे में आपके जो ये इसका जो अर्थ है वो छुपा हुआ है, उल्टा। ये उल्टा जो लिख रहे हैं वो आपको याद रखना, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, इसी में आपको इसका अर्थ छुपा हुआ मिलेगा। जो उल्टा होता है वो आपके वास्तविक होता है, जो उल्टा होता है वो वास्तव में वास्तविक होता है। और जो सीधा होता है वो आभासी होता है। लगता है ये सीधा, लेकिन वो आभासी होता है, केवल काल्पनिक होता है। तो आभासी हमेशा सीधा होता है, तो आभासी ये सीधा होता है, ये आपको याद कर लेना है। जैसे आप अपना दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे तो वो आभासी और सीधा बनेगा। आपका प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है वो आभासी और सीधा बनेगा। तो वो जो बनता है वो आपके कौन सा हो जाएगा, वो उत्तल दर्पण में जो बनता है वो आपके आभासी और सीधा बनता है, और उत्तल लेंस में उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ये उल्टे होते हैं। इसके अलावा आपको याद कर लेना है, लेंस से मेरे को याद आया, ये उत्तल लेंस जो है वो दूरदृष्टि दोष को दूर करने में काम में लिया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने में काम में लिया जाता है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में उसको दूर की चीज़ें तो साफ दिखती हैं, लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिखती। जैसे कोई व्यक्ति मान लो पीछे की लाइन में बैठा हुआ है अपनी क्लास में, तो अपनी क्लास में पीछे बैठा हुआ है तो उसको बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ तो आसानी से पढ़ पा रहा है, लेकिन अपनी किताब को वो ढंग से नहीं पढ़ पाता है, उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको दूरदृष्टि दोष होता है। तो ये आपके दूरदृष्टि दोष हैं। वो बोर्ड पे तो पढ़ पा रहा है लेकिन किताब ढंग से नहीं पढ़ पाता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वो किताब तो ढंग से पढ़ पाएगा लेकिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ उसको दिखाई नहीं देता है, तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि निकट का साफ देख पाएगा लेकिन दूर का साफ नहीं देख पाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें आपके अंतर होता है, वो ध्यान रखना। और निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस काम में लेते हैं वो अवतल लेंस काम में लेते हैं, अवतल लेंस काम में लेते हैं। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल, दो का ऊ से आपको उत्तल का ऊ याद कर लेना, इस प्रकार से याद हो जाएगा। एक आपके वाहन की जो साइड ग्लास होती है, साइड का जो कांच होता है वो कौन सा होता है, साइड ग्लास जो होता है वो आपके उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा जो गाड़ी की हेडलाइट होती हैं, गाड़ी की हेडलाइट होती हैं, उस गाड़ी की जो हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, गाड़ी की हेडलाइट में। इसके अलावा दांत के डॉक्टर जो होते हैं, दंत चिकित्सक, उनके पास में ये अवतल दर्पण ही काम लेते हैं। सैलून में, सौर बैटरियों में, ये सभी है जो आपके उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ही काम में लेते हैं। नेक्स्ट आपके प्रश्न संख्या 19, श्वेत प्रकाश का मिश्रण कौन सा है। तो श्वेत प्रकाश का जो मिश्रण है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। न्यूटन की जो डिस्क है वो इसी पर आधारित है, न्यूटन डिस्क आपके इसी पर आधारित है। जो इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में भी आपके 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग बनते हैं। इसमें आपको याद कर लेना है VIB GYOR, विबग्योर याद कर लेना। ये आपके, या फिर हिंदी में इसको याद करो तो बेनी आह पिनाला, क्या याद करना, बेनी आह पी ना और ला, ये कलर का क्रम होता है। ऊपर ये बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये हरा जो होता है वो बीच में होता है, याद कर लेना, हरा रंग बीच में होता है। और ये आपके वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है प्रकाश का, ये जो बनता है इंद्रधनुष वो वाला। तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। नाइट्रोजन जो इसका परसेंटेज कितना है वायुमंडल में, 78% है। ऑक्सीजन 21% है। और CO2 कितना है, 0.03% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 21, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश है वो सौर ऊर्जा, ये आपका कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के रूप में इसको जाना जाता है। जबकि पेट्रोलियम समाप्त होने वाला है, वन भी समाप्त होते जा रहे हैं, खनिज भी एक टाइम पे जो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सौर ऊर्जा, सूर्य का जो प्रकाश वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, सौर ऊर्जा। और एक इसके अलावा और क्या याद करना है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और एक आपका जो जल विद्युत ऊर्जा, ये सभी आपके जो रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। निरापद माचिस के सिरे पर क्या लगा होता है। तो माचिस जो सेफ्टी माचिस होती है, माचिस आग लगाने वाली, उसके जो सिरे होते हैं, माचिस की तीली के सिरा होता है या फिर जो खुरदरी पृष्ठ होती है, इसके ऊपर एंटीमनी ट्राइफास सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, जल को रोगाणुमुक्त करने वाला रसायन कौन सा होता है। तो जल को रोगाणुमुक्त करने वाला रसायन एक तो क्लोरीन होता है और एक आपके ओजोन होता है। ये दोनों ही जल को रोगाणुमुक्त करने का कार्य करते हैं। फिर आपके कि सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से होता है। तो सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम होता है। मैंने ये याद करने के लिए बताया कि सर्पी घर्षण में कम अक्षर है और स्थितिक घर्षण में ज़्यादा है। तो कौन कम हुआ, सर्पी कम हुआ और स्थितिक ज़्यादा होता है। तो यूँ भी आपसे पूछ ले तो याद कर लेना है। फिर वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है। तो जब आपके वनोन्मूलन है, इसका जो अस्थायी हल क्या हो जाएगा, पुनर्वन रोपण करो।
जो वन पेड़ पौधों को काटे जा रहे हो तो उसका स्थायी हल क्या है, वापस पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। नेक्स्ट है आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो HCl होता है। H2SO4 जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसको अम्लों का राजा कहते हैं, इसको अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग अम्लों का राजा कहते हैं इसको, और इसका प्रयोग बैटरी में करते हैं। वाहन की जो बैटरी होती है इसमें इसका प्रयोग करते हैं। तेजाब जिसको अपन कहते हैं, इसको गंधक का तेजाब कहा जाता है, इसको गंधक का तेजाब कहा जाता है। जबकि ये जो HCl इसको नमक का तेजाब कहते हैं। ये जो हमारा HNO3 है इसको कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल, इसको सोरे का तेजाब कहते हैं, सोरे का अम्ल कहते हैं। CH3COOH ये सिर का एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। अम्लीय वर्षा का मिश्रण क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा में देखो एक तो नाइट्रिक अम्ल है, एक आपका H2SO4 है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3 ये, और आपके इसमें क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो इसमें आपके H2SO4 है। ये सभी जो मिलकर क्या बनाते हैं, अम्लीय वर्षा का निर्माण करते हैं। और ये अम्लीय वर्षा जो होती है वो ये जो संगमरमर वाले जो इमारतें होती हैं इनको नुकसान पहुंचा रही है, इनको संगमरमर का कैंसर कहते हैं। तो ये पीले पड़ते जा रहे हैं। सफ़ेद संगमरमर आपने देखा होगा, आगरा का जो ताजमहल है वो धीरे धीरे उसका रंग जो पीला होता जा रहा है, उसका कारण अम्लीय वर्षा है। और आगरा का जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने करवाया था, और वो आपके जो किसकी याद में करवाया गया था, किस नदी के किनारे, वो आपको तीनों चीज़ें कमेंट करके बतानी। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिंक जस्ते की, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको हिंदी में यसद लेपन कहा जाता है, हिंदी में इसको यसद लेपन कहा जाता है। और जंग का जो सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है। मैंने पिछले वीडियो में गलत बता दिया था, वो गलत नहीं बताया था, उसमें बोर्ड ने उसका Fe3O4 ही मान रखा था, तो Fe2O3 इसका जो जंग का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न आपके चाल का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो चाल का जो मूल मात्रक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, इसका उत्तर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। बाकी किलोमीटर प्रति आवर भी होता है। गाड़ी जो मोटरसाइकिल की जो गाड़ी के अंदर जो सुइयाँ होती है वो इसमें आपको देखना किलोमीटर प्रति आवर ही लिखा होता है, जहाँ पर 0 से लगा के 180 तक की गिनती लिखी होती है। तो ये आपके जो किलोमीटर प्रति आवर में मापते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको चाल मापी कहा जाता है, इसको चाल मापी कहते हैं इस मीटर को, और अंग्रेजी में इसको स्पीडोमीटर कहते हैं। जबकि एक और मीटर होता है यहाँ पे जो कि अपने किलोमीटर मापता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चली है, तो इसको कहा जाता है पथ मापी, इसको क्या कहते हैं, इसको पथ मापी कहा जाता है। और पथ मापी जो होता है वो उसकी दूरी मापने का कार्य करता है। तो पथ मापी तो दूरी मापता है, चाल मापी इसकी क्या मापता है, वेग मापता है, इसकी चाल मापता है, स्पीड मापता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर का जो शरीर का तापमान कितना होता है, तो स्वस्थ शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका उत्तर हो जाएगा। कुछ आपको जो मैं दिवस पूछ रहा हूँ उन दिवस के नाम आपको कमेंट करके बताना है। एक तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, एक पर्यावरण दिवस कब बताना है, एक विश्व पर्यावरण दिवस, एक आपका विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, एक ये आपको बताना है, एक विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और आपके ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, और विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ये सारे दिवस आपको कमेंट करके बताना है। और गणित दिवस कब मनाया जाता है, गणित दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा आपको याद कर लेना है, ये तो आपको विश्व के हिसाब से आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक आपको बताना है कि अपना जो राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है, एक आपको खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस का भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो खेल दिवस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेना है, इनका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। अब अपन मैथ्स की ओर बढ़ते हैं। मैथ्स के आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पे सभी प्रश्नों को सोल्व कर देता हूँ ताकि आपका जो कोई भी प्रश्न इसमें से आ जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो ये सारे प्रश्नों को अपन आगे हल कर रहे हैं। ऐप के ऊपर जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको वापस कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देना है। सभी टेस्ट आप दे सकते हैं, बाकी बच्चे भी टेस्ट दे सकते हैं, आपके लिए वहाँ पे कई सारे टेस्ट उपलब्ध हैं। कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज़ में जाना वहाँ, और जिन बच्चों ने 49 रुपये में टेस्ट सीरीज़ लिए वो 49 रुपये की टेस्ट सीरीज़ आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी करवाऊंगा मैं। पूरी आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी उसी 49 रुपये में आपके होने वाली है। तो जिन बच्चों ने ली है उनको बहुत ही फ़ायदा होगा, और जिन बच्चों ने नहीं ली वो भी आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ऐप के ऊपर जाकर वो टेस्ट सीरीज़ 49 रुपये में ले सकते हैं। अगर आप ये 49 रुपये में टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो आपके फ़ायदा क्या क्या होगा इसमें, एक तो पुराने पेपर सभी इसमें मिल जाएंगे, बोर्ड के पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, इसके अलावा आपके जो मॉडल पेपर जितने भी है वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और मैं 49 रुपये में आपकी जो बोर्ड की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाऊंगा, ताकि आपके जो टैबलेट का सपना है, आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आए, और 49 रुपये में आपकी जो टैबलेट का सपना है वो आपको मिल सके। टैबलेट आपका जो 25,000 का एक टैबलेट आता है, आपको देखा होगा आपने, तो ये 25,000 का टैबलेट आपको मिले। और इसके अलावा अगर आप ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज़ है उसको ज्वाइन करते हैं
और टेस्ट सीरीज़ में अगर आप जो टॉप 3 होते हैं, टेस्ट सीरीज में अगर आप जो टॉप 3 बच्चों में आते हैं तो आपका जो टॉप 3 बच्चों को जो आपको श्री राम क्लासेस की ओर से 1100 का जो पुरस्कार राशि वो प्रदान की जाएगी। तो ये 3 बच्चों को मिलेंगे। आप में से कोई से भी बच्चे जिनका रिजल्ट में आपके जो टॉप 3 आएंगे उन बच्चों को ये मिलने वाला है। तो ये आपके सभी जो टेस्ट सीरीज़ के बच्चे हैं उनके लिए रहेगा। तो 49 रुपये की राशि अगर आप आज लेते हैं तो इसकी पूरी आपकी बोर्ड परीक्षा तक की आपको तैयारी इसमें करवाई जाएगी। देख लेते हैं गणित का जो पेपर है वो आपको किस प्रकार से आएगा, कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर, जो W से लिखते हैं अपन 0 1 2 3 ऐसे नंबर होते हैं, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। ये 0 से शुरू होती है। फिर होता है आपके नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके कहाँ से शुरू होते हैं, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर 0 से नहीं शुरू होकर ये 1 से शुरू होते हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 ये शुरू होंगे। फिर आपके इंटीजर होते हैं I या Z, जो कि 0 के दोनों तरफ चलते हैं, माइनस में भी चलेगा और आपके प्लस में भी चलेगा। तो ये आपके इंटीजर होते हैं। फिर आपके परिमेय संख्या होती है जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद के पहाड़े में आती है। अभाज्य संख्या जो खुद के पहाड़े में आती है, जैसे आपके 2 हैं, 3 है, 5 हैं, 7 हैं, 11 है, ये खुद के पहाड़े में आने वाली संख्या है। तो सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या कौन सी, 0 हो जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कमेंट करके बताना है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या केवल आपके 2 हैं, बाकी सभी विषम संख्या होती हैं। प्रायिकता का मान कितना होता है, तो प्रायिकता का जो मान होता है वो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है और कम से कम मान होता है वो 0 होता है। तो प्रायिकता का मान या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं होता है और कभी भी प्रायिकता का जो मान है वो इस 1 से बड़ा नहीं होगा। तो प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा प्रायिकता का जो मान है वो हमेशा 1 से तो छोटा और 0 से बड़ा आएगा। तो 0 और 1 के बीच में आता है। कम से कम आएगा तो 0 और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो आपका 1 आएगा। जिस घटना की प्रायिकता 1 आती है उसको अपन निश्चित घटना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको निश्चित घटना कहा जाता है। और जिस घटना की प्रायिकता 0 आती है उसको अपन असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो ये आपको याद करनी है। अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है, ये निश्चित घटना की होती है। ये 0 जो होती है वो असंभव घटना होती है, ये असंभव घटना की प्रायिकता होती है। और किसी भी घटना की सभी प्रायिकताओं का जो प्रारंभिक प्रायिकता होती है, योग होता है, वो उसका 1 होता है। अगला प्रश्न है समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है। 2 एंगल सप्लीमेंट्री, तो इनका सम कितना होगा। तो 2 समपूरक कोणों का जो योगफल होता है उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री के बराबर आता है। तो 2 कोण अगर समपूरक है तो उनका जोड़ कितना आएगा, 180 के बराबर आएगा। इसका उत्तर 180 करेंगे। ये सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है। अगर मान लो इसमें से एक कोण दे दें कि एक कोण मान लो ये 60 डिग्री का है, तो इसका जो संपूरक कोण है वो कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, दूसरे को निकालने के लिए 180 में से इस 60 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, ये 120 आ जाएगा। अब 120 और ये 60 दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। यानी कि आपको ऐसा पूछे कि वह कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है, तो फिर वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है तो वो 60 का डबल 120, इसका उत्तर 120 करेंगे। ऐसा कोण का मान बताना है जो अपने संपूरक कोण के समान है, तो फिर इसका मतलब वो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, दोनों कोण 90-90 के आएंगे। ये भी 90 का होगा और ये भी 90 का होगा, तो 90 और 90 कितने हो जाएंगे, 180। ये वाला संपूरक इस संपूरक के बराबर है। ये तो होगी संपूरक की बात कर लेते हैं पूरक कोण की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल के बाद में उन दोनों का जो योगफल होता है वो 90 डिग्री होता है, एक समकोण के बराबर होता है। इसमें कितने समकोण है, इसमें 2 समकोण है। समकोण का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। समकोण का मतलब 2 × 90 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2 समकोण के बराबर। राइट एंगल का मान 90 डिग्री होता है और 180 का मान जो होता है वो सरल कोण के बराबर होता है। तो 2 कोण का जोड़ 90 आ रहा है तो वो आपके पूरक है और 180 आ रहा है तो वो आपके संपूरक है। तो कमेंट करके बताना। देखिए 150 डिग्री का एक तो आपको बताना है कि समपूरक कितना होगा, 150 का समपूरक कितना होगा, और एक आपको बताना है 40 डिग्री का पूरक कितना होगा। दोनों आपको कोण का नाम आपको कमेंट करके बताना, दोनों मान आपको बताना है। और जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं वही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, ये आपको 19 जनवरी के दिन पता चलेगा। नेक्स्ट है कि 4 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में ऐसा प्रश्न पूछ लें कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। अनंत इसका उत्तर करेंगे, तो अनंत इसका उत्तर है वो आपको याद कर लेना है। अनंत आपको ये आड़े 8 होते हैं, इसको अनंत कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, या फिर इसको अपरिमित भी कहते हैं। अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती है इसमें, तो ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बहुभुज के समस्त बाहरी कोणों का योगफल कितना होता है, तो बाहरी कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है, चाहे वो कोई सा भी बहुभुज हो।
समबहुभुज विषम बहुभुज कैसा भी हो, सबके बाहर के कोणों का योगफल 360 ही होता है। आपको एक कोण का मान देके भुजाओं की संख्या पूछे तो 22 कोण का मान दे दे और भुजाओं की संख्या पूछे तो फिर आपको इसमें 360 में भाग दे देना है। जैसे मान लो एक बहुभुज के प्रत्येक 22 कोण का मान 90 डिग्री है, तो उसमें कितनी भुजाएं होगी, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 4 हो जाएगी। 0 से 0 कटेगा, 9 चौक 36, 4 उतर आएगा, यानी कि वो चतुर्भुज हो जाएगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा, या तो वर्ग होगा या फिर आपके आयत रहेगा। तो वो भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 45 डिग्री के कोण को अपन न्यून कोण कहते हैं और 90 डिग्री के कोण को अपन समकोण कहते हैं। और ये जो 360 डिग्री का कोण, इसको पूर्ण कोण कहा जाता है, कुछ को कंप्लीट एंगल कहते हैं। 180 के कोण को सरल कोण कहा जाता है, इसको रिज्जु कोण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिज्जु कोण भी कहा जाता है। स्ट्रेट एंगल है, इसको रिज्जु कोण भी कहते हैं। किसी भी आकृति के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n-2 × 180। ये आपके अंतःकोणों का योगफल होता है। n का मान अगर आपके 3 भुजाएं तो 3 में से 2 को घटाएंगे, इंटू करेंगे 180 से, तो इसका उत्तर आपके त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना आएगा, 180 आएगा। यहाँ पे 4 करेंगे तो 4 - 2 इंटू ये 4 भुजा के चारों अंतःकोणों का योगफल आ जाएगा 180। 4 में से 2 जाएगा 2, 180 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको पंचभुज का निकालना है, तो 5 - 2 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 180 से गुणा करेंगे तो 18 × 54 540 आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक अष्टभुज है, तो एक अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, n = 8 है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके छठा, किसी अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ये मान लो पूरा व्रत है, ये तो आपका पूरा व्रत है। अब पूरे व्रत की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। हमें आधे व्रत की ही ज्ञात करनी है, तो आधी कितनी हो जाएगी, आधी तो हो जाएगी आपके πr, आधी तो हो जाएगी πr। लेकिन यहाँ तक भी परिधि ये वाली होगी, तो ये भी इसमें जोड़ेंगे तो ये आपके r + r 2r हो जाएगी, तो πr प्लस ये हो जाएगा आपका 2r। तो ये इसका सूत्र होता है, जो कि नहीं दे रखा है तो फिर अपन πr इसमें कर देंगे। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। ये πr² ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अगर किसी व्रत की जो त्रिज्या है r = 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी जो क्षेत्रफल है, परिधि है, वो 154 आता है, और इसके जो परिधि आती है वो 44 आती है। ये फिक्स उत्तर आपको याद कर लेना है, 44 आता है, ये आपको याद कर लेना है। और क्षेत्रफल दे दे कि 154 वर्ग सेमी है, 154 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल दे दे। पूछे कि इसमें r कितना आएगा, तो r इसका 7 आ जाएगा, ठीक है। और 44 इसकी परिधि दे तो भी इसका r कितना आएगा, 7 आएगा। डायमीटर पूछ ले तो 7 का डबल कितना होता है, 2 × त्रिज्या करेंगे तो इसका डायमीटर आ जाएगा 2 × त्रिज्या, यानी कि 2 × 7 = ये 14 आ जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपका, ये मान आपको बहुत ही शानदार याद कर लेना है। a की घात 0 का मान कितना होता है, तो किसी भी संख्या की घात 0 लगा लो, उसकी उत्तर हमेशा 1 आता है। तो इस पर आधारित आपके सवाल बनेगा, इसका उत्तर 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 है तो आपके 0 को छोड़ के, 0 की घात 0 का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे 0 की घात 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ये अनिर्धारित रूप है। तो ये आपको याद नहीं रखना है, बाकी सभी याद कर लेना है। जैसे आपकी संख्या दे रखी है 3 की घात 0 + 4 की घात 0 + 5 की घात 0, इसका उत्तर कितना आएगा, तो 1 + 1 + 1 बराबर उत्तर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये अगर यहाँ पे गुणा होता, 3 की घात 0 × 4 की घात 0 × 5 की घात 0, तो इसका उत्तर 1 × 1 × 1 करते हैं, तो इसका उत्तर कितना आता है, फिर आपके 1 एकम 1 1 एकम 1 1 आता है इसका। अगला प्रश्न है कि किसी समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो समबाहु त्रिभुज होता है, किसको कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसमें अपन 3 सममित रेखाएं खींच सकते हैं, एक तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, और एक वाली ये हो जाएगी। तो ये इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। अगर त्रिभुज की जगह पे यहाँ पे व्रत होता, क्या होता है, यहाँ पे व्रत होता, तो व्रत में फिर आपकी इसकी संख्या, सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती, अनंत हो जाती। कितनी होगी, फिर अनंत हो जाएगी। सममित का मतलब जो ऐसी रेखा खींचे जो इसको 2 बराबर भागों में बांट दे। एक ये खींच लेंगे, ये 2 बराबर भाग हो जाएंगे, खड़ी खींचेंगे 2 बराबर भाग हो जाएंगे, आड़ी खींचेंगे, तो ऐसे कई सारी रेखा इसमें अपने ये खींच सकते हैं। तो ये अनंत इसका उत्तर होता है। आपको पूछे कि एक वर्ग में कितनी होगी, तो वर्ग में कितनी हो जाएगी, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होगी, तो 1 और 2, फिर वर्ग में ये भी आएगी विकर्ण वाली 3 और ये 4, तो वर्ग में कितनी सममित रेखा होती है, 4 होती है। नेक्स्ट है फिर आपके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके त्रिविमीय आकृति का समूह कौन सा, वो आपको बताना है। तो इसमें 3D आकृति का बताना है। 3D आकृति क्या होती है, जिसकी लंबाई होती है, जिसकी चौड़ाई होती है, जिसकी ऊंचाई होती है, इसको ठोस आकृतियां कहते हैं।
इसको ठोस आकृति भी कहा जाता है। तो ठोस आकृति में क्या क्या आता है, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, ये सभी आता है। तो बेलन, शंकु ये सभी आपके घन, घनाभ, गोला ये सभी आपके 3D आकृति में आते हैं, त्रिविमीय आकृति में आता है। इसको ठोस आकृति कहते हैं। तो घन जो होता है वो वर्ग से बनता है, क्यूब कहते हैं इसको। घनाभ आयत से बनता है, क्यूबॉइड कहते हैं। गोला वृत्त से बनता है। तो ये आपके 3D आकृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है फिर आपके कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। तो व्यास का सूत्र क्या होता है, व्यास बराबर इसका फॉर्मूला होता है व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, ये व्यास का सूत्र होता है। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान 45 डिग्री होता है, ये गलत है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तीनों कोण बराबर होंगे तो 3 का भाग देंगे तो प्रत्येक कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। एक वर्ग जो होता है वो आयत होता है, तो हाँ वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत ऐसा वर्ग हो संभव नहीं है। तो इसका उत्तर है ये। अगला प्रश्न है कि योजित तस्मक क्या हो जाएगा। तो योजित तस्मक आपको ज्ञात करना है। तस्मक का मतलब वही होता है, इससे इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। तो ये तस्मक इसमें एडिटिव इन्वर्स पूछा है। अच्छा, इसमें तो इन्वर्स पूछ रखा है, इसमें आपके तस्मक पूछ लिया। तो एडिटिव ये इन्वर्स है, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, तस्मक नहीं, यहाँ पे प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है ये। तो योज्य प्रतिलोम जो है, प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए निशान बदल देते हैं। योज्य जब आएगा तो निशान बदल देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ये जो माइनस का दे रखा है इसको अपन यहाँ पे प्लस का लिख लेंगे, और प्लस का दे रखा होगा तो इसको माइनस में लिख लेंगे। तो योज्य प्रतिलोम के लिए क्या करना पड़ता है, निशान बदल देते हैं। जैसे माइनस का 2/3 है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम 2/3 हो जाएगा। लेकिन योज्य तस्मक पूछे तो फिर आपका योज्य तस्मक 0 होता है, और गुणन तस्मक जो पूछे तो गुणन तस्मक कितना होता है, तस्मक का मतलब वही आ जाए, तो तस्मक का मतलब होता है गुणन तस्मक 1, और गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है तो गुणन प्रतिलोम के लिए इसको बदल देते हैं। ये 2/3 है तो इसका गुणन प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। निशान नहीं बदलते, केवल संख्या को बदल देते हैं, और दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो 5 प्राकृत संख्या कौन सी होगी, नेचुरल नंबर, वो 1, फिर 2, 3, 4 और 5, इन पाँचों को जोड़ेंगे और 5 का भाग देंगे। तो पाँचों को जोड़ेंगे तो 15 उत्तर आएगा, ठीक है। और 15 में भाग देंगे 5 का, तो 15 में 5 का भाग 3 बार जाएगा, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 3 उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 2 में दे रखा है। इसी प्रकार से आपके अगला प्रश्न है कि यदि 2 की घात x बराबर 32 है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो अगर इसके आधार बराबर कर ले तो इसकी घात भी बराबर हो जाएगी। तो 32 को घात के रूप में लिखेंगे, तो 32 से जो 2 की घात 5 होता है, तो 32 में 2 का भाग देंगे 16 बार, फिर 16 में 2 का 8 बार, फिर 8 में 2 का 4 बार, फिर 4 में 2 का 2 बार, और 2 में 2 का 1 बार। तो ये 2 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो 2 की घात x बराबर 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। अगर बराबर में आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी, तो x का मान कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपको आंसर निकाल लेना है। अगला प्रश्न है उस कोण का मान बताइए जो अपने समपूरक कोण का दुगुना है। मैं ऊपर बताया था ये क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन है कि उस कोण का मान बताएं जो अपने संपूरक कोण का दुगुना है। तो यानी कि x + 2x, वो कोण अपन x मान लेते हैं, तो ये संपूरक कोण 2x हो जाएगा। दोनों को जोड़े तो कितना आएगा, आपके 180 आएगा, ठीक है। तो अपने संपूरक कोण का दुगुना है, तो ये दुगुना वाला पूछा जा रहा है। तो ये x का मान तो इसमें कितना आ जाएगा, x का जो मान है वो कितना आएगा, ये 2x और 1x, 3x बराबर 180। तो x बराबर कितना आएगा, 180/3 बराबर आपके 60 आ जाएगा। तो एक तो आएगा 60 और इसमें 2 से गुणा करते 120 आ जाएगा, तो इसका 20, इसका डबल 120 हो जाएगा। तो इसका उत्तर 60 नहीं होगा, इसका उत्तर कितना होगा, 120 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। 2 कोणों की जोड़ 180 है तो संपूरक है, और 2 कोणों की जोड़ अगर 90 है तो फिर आपका पूरक कोण हो जाएगा। एक पासे को फेंकने पर उसकी प्रायिकता कितनी आएगी, तो एक पासे को ऊपर फेंका जाता है तो पासे के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक गिनती होती है। इसमें सम संख्या पूछे तो सम कौन कौन सी होगी, 2, 4 और 6। अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 3 होंगे, और बटे में कुल परिणाम 6 होते हैं। तो 3/6 का मतलब कितना होता है, 1/2। अब 1/2 तो उत्तर में कहीं दे नहीं रखा है, तो फिर इसको क्या करेंगे, पॉइंट में बदलेंगे। तो 1/2 का मतलब कितना होता है, 0.50 होता है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1/2 आ जाए, या फिर आपके 0.0550 रहेगा। सम की जगह आपके विषम पूछ ले तो भी यही उत्तर आएगा। विषम कौन कौन सी है, 1, 3 और 5। और अभाज्य पूछ ले तो भी यही आएगा। अभाज्य संख्या में भी आपके 1/2 ये 0.50 ही आएगा। अगला प्रश्न फिर आपके कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो क्या कहलाता है। अब जिसकी सभी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है इसको रोम्बस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, रोम्बस।
समचतुर्भुज कहा जाता है। और समचतुर्भुज जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे दो बराबर भागों में बांटते हैं और विकर्ण दोनों बराबर नहीं होते हैं, वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। 17 नंबर सवाल में आपकी क्या पूछा जा रहा है, -3a² b और c, इसमें b का गुणांक पूछ रहे हैं। तो जिसका भी गुणांक पूछे उसको छोड़ के बाकी सभी लिख लेना है। तो बाकी क्या बचेगा आपके -3 बचेंगे, a² बचेगा और c बचेगा। तो -3 a² c आपके उत्तर नंबर 3 में दे रखा है। अगला सवाल है फिर आपका, एक समचतुर्भुज के विकर्ण के किस प्रकार से होते हैं, तो ये बाइसेक्ट करते हैं और दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस। तो रोम्बस जो होता है उसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं 90 डिग्री के कोण पे काटते हुए। अगला प्रश्न फिर आपके, एक भुजा ए वाले घन का आपको आयतन ज्ञात करना है। तो घन क्या होता है, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, ए और इसकी भी ए हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, तो आपके आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब हो जाएगा, या ए क्यूब होता है। भुजा का क्यूब लिखो या फिर ए क्यूब लिखो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और घन का आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब होता है। और इसका क्षेत्रफल पूछे तो 6 × भुजा स्क्वायर होता है। अगला जो प्रश्न है फिर आपका ये है कि किसी घन की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना होगा। देखो घन की भुजा को डबल कर रहे हैं, मान लो पहले ए है तो इसको क्या कर रहे हैं, 2a कर रहे हैं। तो कितना गुना हो जाएगा, तो अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, तो इसका क्षेत्रफल तो आएगा 6 × भुजा का स्क्वायर। अब इसका क्षेत्रफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका जो क्षेत्रफल करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा आपके 2a का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक मिनट इसको वापस करते हैं। ये तो आपके भुजा को डबल कर रहे हैं, तो पहले तो a थी तो a का जो करें तो वो आपके a क्यूब हो जाएगा। और इसको डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a का 2a हो जाएगा। तो 2a का कितना आ जाएगा, 8a क्यूब आ जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा, ये 8 गुना हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 8 गुना। अगर आधी कर दें, भुजा को आधी कर दें तो ये 1/8 हो जाएगा, फिर 1/8 हो जाएगा। और 3 गुना करेंगे तो ये 27 गुना हो जाएगा। तो घन क्योंकि 27 होता है इसलिए 27 करेंगे। कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। तो सभी वर्ग जो आयत होते हैं सही बात है, सभी कौन सा कथन असत्य वो बताना है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं ये भी सही है, समचतुर्भुज पतंग होती है सही बात है, सभी आयत वर्ग होते हैं ये गलत है, सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो ये इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 4 ही रहेगा। अगला प्रश्न है 22वां, 279 का आपको वर्गमूल बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। तो ये किसका वर्गमूल होता है, 17 का होता है। 13 का कितना होता है, 169 होता है वर्ग। 7 का साथों साथ ही 49 हो जाएगा। और 23 का होता है 529। आप कमेंट करके बताना। देखिए 16 का घन वर्ग कितना होता है, एक तो 16 का वर्ग बताना, एक आपको 12 का वर्ग बताना है। एक आपको ये बताना है कि ये 576 किसका होता है, 576 किसका वर्ग होता है। अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 23वां। इसमें आपके दे रखा है, ये वैसे सवाल में मिस्टेक है, इसमें आपके प्लस माइनस दोनों ही साथ में दे दिए। अगर प्लस है तो दोनों ही प्लस के आएंगे और माइनस होगा तो एक आपके माइनस का आएगा। तो ये आपके a - b का जैसे होल स्क्वायर है। तो ये क्या होता है, a² - 2ab और प्लस में b² होता है। अगर a + b का होल स्क्वायर है तो ये क्या होता है, ये a² प्लस में 2ab और प्लस में b² होगा। और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, a² - b²। तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों दे दिए, सवाल में मिस्टेक है ये, तो अपन प्लस वाला कर रहे हैं। तो प्लस वाला करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a और प्लस 2ab 2 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 × 12, ab और 3 का स्क्वायर 9, b²। तो इसका उत्तर ये रहेगा। अगर माइनस होगा यहाँ पे तो फिर इसका उत्तर ये डी वाला रहेगा, ये माइनस का आएगा। अगला प्रश्न है आपके, किसी संख्या के आधे में 9 जोड़ने पे, आधे में 4 जोड़ने पे 9 प्राप्त होते हैं। ये संख्या x है, इसका आधा करेंगे तो 2 का भाग देंगे, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। तो इसका उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करने के लिए x/2 लिखेंगे बराबर 9 को यहीं रखेंगे और ये 4 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 4, कितने बचेंगे 5 बचेंगे। तो x/4 x/2 बराबर 5 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब संख्या 10 का आधा करो, 10 के आधे कितने हो जाएंगे, 10 के आधे हो जाएंगे 5 और 5 में जोड़े 4 तो आपके 9 आ जाएंगे। इस प्रकार से ये उत्तर आपके आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 का जो
80 का 25% कितना होगा, तो 80 इंटू आपके 25% है तो 25 और बटे में लगाएंगे 100। तो एक जीरो से ये 25 के बार से एक बार, ये 100 कटेगा आपके 4 बार, 4 के बार से 80 कटेंगे 20 बार, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 600 का 50% कितना होता है, 600 का 50% कितना होता है। एक मान लो आपको 3:4 को या 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसको 3/4 को 100 से गुणा करेंगे, 25 बार कटेगा, 25 को 3 से गुणा करें तो 25 या 75% इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये एक आपको बताना है कमेंट करके कि जो 5:4 है, 5:4 है तो इसमें परसेंटेज कितने रहेंगे, कितना परसेंट होगा, इसको प्रतिशत में बदल के बताना है। अगला प्रश्न है किसी विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, तो ये आपको एक त्रिभुज है, इसकी सम्मुख भुजा को मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो ये वाली जो लाइन होगी इसको अपन मीडियन कहते हैं, इसको माध्यिका कहते हैं। और माध्यिका जो होती है वो उसमें 3 भागों में 3 माध्यिकाएं होती है त्रिभुज में, तो ये आपको याद कर लेना है। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते, याद करना, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। अगला प्रश्न है फिर आपका, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर आपके 66 है, ठीक है, 66 है और इनका अनुपात 2:5 है, तो उन दोनों संख्याओं का मान कितना होगा, तो 2:5 है, तो इसका जो उत्तर है, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपके 44 और आपके 110 इसमें रहेगा। नेक्स्ट है फिर आपके ये पी स्क्वायर माइनस 49, तो इसका आपको गुणनखंड करना कितना आएगा, तो ये पी स्क्वायर, तो ये पी स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 49 को लिख लेंगे अपन 7 का स्क्वायर। एक फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, और एक बार लिखते हैं अपन इसको ए माइनस बी। तो ए का मान तो है आपके पी प्लस 7, और दूसरा हो जाएगा आपके क्यू बी जो कि कितना है, पी माइनस 7 हो जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ये इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर लेकिन बराबर नहीं है, तो उसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये समलंब चतुर्भुज की आकृति कुछ ऐसे होती है, इसको समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसमें एक जोड़ा समांतर होता है लेकिन ये बराबर भी नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है। फिर तीसरा प्रश्न है कि इसमें आपको 26/65 को सरल रूप में लिखना है, तो ये आपके 26/65 को सरल रूप में लिखने के लिए 13 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13×5 65, तो 2/5 है तो इसको 2:5 लिख लेंगे, तो इसका उत्तर कितना आएगा, आपके 2:5 आ जाएगा। तो एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, देखिए आपको 22 अनुपात आपको 110 दे रखा है, तो इसको अगर आपको जो सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम अनुपात में, तो वो कितना आएगा कमेंट करके बताना। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से जिले से देख रहे हैं, आपने 1 घंटे तक ये वीडियो देखा तो निश्चित रूप से आप बहुत ही शानदार विद्यार्थी हैं और आपका जो पेपर बहुत ही शानदार होगा। मैंने 1 घंटे में आपके 90 प्रश्न सोल्व करवाएं, ठीक है। इसमें आपके कितने प्रश्न सोल्व करवाएं, 90 प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवाएं, और इसकी पीडीएफ में आपको कहाँ पे डालूंगा, तो ऐप के ऊपर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, और जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, ताकि आपका जो इसका जो सेट वाला पेपर है ये तो आपने सोल्व कर लिया। अब आपका जो मेट का पेपर बाकी है, तो मेट वाला पेपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। और ऐप के ऊपर आपको टेस्ट देना है, टेस्ट मैंने कई सारे बना रखे, वो आपके सुविधा के लिए और मैंने ओपन कर दिए। सारे टेस्ट आपको देने, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, और अपना स्कोर अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है, और अपना व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका जो और आपकी जो तैयारी में और अच्छे से प्रकार से करवा पाऊँ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।